हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसमें तीनों लेक्चर अपलोडेड हैं। देख लीजिए, बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर। अब ये फोर्थ लेक्चर है जो कि टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। हम जानेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इवन मैं इसके टाइप बताऊंगा और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया भी बताऊंगा। क्लियर। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग समझने से पहले आप प्लानिंग समझिए कि प्लानिंग क्या होती है। क्या होता है प्लानिंग, क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग को समझने से पहले आप ये समझिए कि प्लानिंग क्या होती है। देखो, प्लानिंग जानते हो आप, हिंदी में बोलते हैं जिसको अपन योजना। मैं हिंदी लिख के दिखा रहा हूं आपको, जिसको अपन योजना बोलते हैं, ये होती है प्लानिंग। अब योजना किस चीज की। देखो, क्या होता है कि कोई भी काम करना है आपको अपनी लाइफ में, कोई भी काम करना है या किसी भी पर्सन को कोई भी काम करना है तो वो एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ चलता है। अगर उसको कुछ भी अचीव करना है, विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जैसे मानिए एक पर्सन है, वो जॉब कर रहा है, तो वो क्या करता है, कंपनी के पास फ्लैट लेता है या रूम लेता है, रहता है और अपना टाइम सेट करता है कि इस मॉर्निंग टाइम पर मैं उठूंगा और अपना रेगुलरली वर्कलोड करूंगा, देन आफ्टर कंपनी के जो टाइम है उस टाइम पर पहुंचूंगा। उसकी प्लानिंग है। देन आफ्टर रूम में आऊंगा या खाना खाऊंगा या फिर स्टडी करूंगा, ये प्लानिंग है उसकी। क्लियर। कुछ लोग बाग जल्दी उठते हैं क्योंकि क्या है कि उनका ऑफिस से घर बड़ा दूर होता है, तो वो हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। और कुछ जो पर्सन होते हैं जो ऑफिस के पास रूम मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है, तो वो उस तरीके से टाइम सेट करके उठते हैं। अब इसी को अपन देखें स्टूडेंट वे में। क्या देखें, एस्पिरेंट के वे में, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, वो प्लानिंग कैसे करता है। मानिए एक स्टूडेंट है, जैसे हम जब पढ़ते थे, तैयारी कर रहे थे फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो हम उठते थे और उठने के साथ क्या एक टारगेट सेट करते थे। एक स्टूडेंट जो होता है वो टारगेट सेट करता है कि आज मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूंगा या इस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूंगा, तो उसकी प्लानिंग है। और जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी स्टार्ट करता है फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले उस गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस उठाता है। क्या करता है, एक सिलेबस उठाता है गवर्नमेंट एग्जाम का, और सिलेबस उठाने के साथ वो देखता है कि इस सिलेबस को मैं कवर कैसे करूंगा, कितने दिन में कवर करूंगा। वो पूरी प्लानिंग सेट करता है। क्या करता है, प्लानिंग सेट करता है कि मैं इस प्लानिंग में पूरा करूंगा, इस टारगेट को अचीव करूंगा, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। आप देखना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जब एग्जाम आता है तो 2 महीने पहले जो स्टूडेंट होते हैं, जो रियल एस्पिरेंट होते हैं, वो एक प्लानिंग बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं। आपने देखा होगा, कई लोगों के रूम पर देखा होगा, एक टाइम टेबल चिपका रहता है कि मैं 2 घंटे 12 से लेकर 2 बजे तक इतना पढ़ूंगा, 2 से लेकर 4 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 4 से लेकर 6 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। पर आपको लगता है ये टारगेट जो टाइम टेबल बनाया है, ये अचीव वीकेंड से फॉलो हो पाता है? मुझे तो नहीं लगता ये फॉलो हो पाता है। ठीक है, जो फॉलो कर रहा है वो कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा है और वो बिल्कुल सक्सेस की कगार पर ही है, सक्सेस उसको मिलने वाली है। अगर जो कंसिस्टेंसी काम करता है तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलने वाली है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये प्लानिंग तो समझ में आ गया आपको कि योजना जैसे कोई भी बच्चा या कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब करता है, जो भी जॉब में जॉब कर रहा है, वो प्लानिंग करता है। इवन हम भी प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने की, कि इस टाइम में आपको ये पढ़ाऊंगा, ये मेरा टाइम है। जैसे मेरा करंट अफेयर के वीडियो हैं, एमसीक्यू का वीडियो मुझे सुबह 6 बजे अपलोड करना है, देन आफ्टर आपका सुबह 10 बजे या 10:30 पे आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआई पढ़ाना है। तो मेरी प्लानिंग है। ऐसे ही प्लानिंग होती है हर काम को करने की, हर किसी की प्लानिंग होती है कि मुझे ये काम करना है। जॉब वाले अलग तरीके से प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के अलग तरीके से प्लानिंग करते हैं, और कुछ और पर्सन है तो इसमें कई तरह की प्लानिंग होती है। फैमिली प्लानिंग भी इंक्लूड है प्लानिंग के अंदर, कि फैमिली प्लानिंग करना है हमें, कि हमारे कितने बच्चे हों, हमको कैसे मैनेज करना है। इवन इसके साथ बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हमारा बजटरी, जैसे आप जानते हो गवर्नमेंट हर साल बजट निकालती है, तो वो प्लानिंग करती है कि मैं कितना अलोकेट करूंगा पैसा, किस मिनिस्ट्री को अलोकेट करूंगा, तो वो भी एक तरह से प्लानिंग है। समझ रहे हो मेरी बात को। एक स्टेट प्लानिंग करती है,
हर आदमी लोकल बॉडी प्लानिंग कर रही है, तो हर आदमी, हर पर्सन, हर बॉडी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करता है। क्या करता है? एक प्लानिंग करता है हर टारगेट को अचीव करने के लिए, एक प्लानिंग करता है कि मैं इस प्लानिंग के जरिए अपने टारगेट को अचीव करूंगा। अब इसी में अगर इकोनॉमी जोड़ दी जाए, प्लानिंग के साथ इकोनॉमी जोड़ दी जाए, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जो कंट्री के स्कार्स रिसोर्स हैं, कंट्री के स्कार्स रिसोर्स है, कम रिसोर्स है, उनका एफिशिएंटली यूज करना, उनका एफिशिएंटली यूज करना एक कंट्री की ग्रोथ के लिए। जब हमें कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं उनको इतने एफिशिएंटली यूज करना है कि हमारा आउटपुट बहुत अच्छा है। क्या है कि हमें आउटपुट किसी भी चीज का जब पॉजिटिव मिलेगा, जब हम लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके जब हम आउटपुट को ज्यादा गेन करेंगे, आउटपुट ज्यादा आएगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? कि जब कोई कंट्री स्कार्स रिसोर्स का यूज करके जब वो प्लानिंग के जरिए उसको आउटपुट अच्छा देती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ रहे हो? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि जब कोई कंट्री अपने रिसोर्स, कौन से रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। कौन से रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर कंट्री में स्किल्ड फोर्स होगी तो डेफिनेटली वो कंट्री प्रोग्रेस करेगी। क्या होगा? जिस कंट्री में स्किल्ड फोर्स ज्यादा है तो वो डेफिनेटली कंट्री प्रोग्रेस करेगी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यह तक बताया था कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तक बता चुका हूं आपको। अब आपको नहीं पता तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी आपका बेस इतना स्ट्रांग होगा कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना ये कनेक्टेड है, एक दूसरा कंसेप्ट एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। वी कैन से इकोनॉमिक्स आर इंटररिलेटेड विथ ईच अदर। हर टॉपिक इसका इंटररिलेटेड है। आपको अगर एक टॉपिक समझना है तो पहले आपको बेस आना चाहिए। इकोनॉमिक्स आप ऐसे नहीं समझ सकते। आपको इकोनॉमिक्स समझना है तो आपको इंटरलेट करना पड़ेगा चीजों को। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या? कुछ भी योजना बनाना, प्लान बनाना कि हम अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जब कोई कंट्री अपने टारगेट, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री में जब वो अपने नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज करेगी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। उसके लिए वो प्लान बनाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया का, तब हमने 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। क्या किया? प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। अब प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाए, 5 साल के प्लान बनाए कि 5 साल में इंडिया अपने आप को कैसे प्रोग्रेस करेगी, अचीव कैसे करेगी इंडिया। अब वो अपन आगे समझेंगे कि प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, प्लानिंग कमीशन क्यों हटा, उसको रिप्लेस क्यों किया नीति आयोग ने, वो इस लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये लेक्चर बड़ा हो सकता है, बट प्लानिंग का इतने इजी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। तो आप पूरी तरह समझ गए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है टू यूज द नेचुरल रिसोर्स और द ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंटली फॉर गेटिंग द हायर आउटपुट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? अब प्लान क्वेश्चन का बनता है, व्हाई डू वी प्लान? हमारे पास प्लान क्यों होना चाहिए? हमारे पास प्लान क्यों होना चाहिए? तो आपको लगता है कि आप किसी भी लाइफ में, आप ये छोड़िए कंट्री की इकोनॉमी छोड़िए, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी काम विदाउट प्लान से कर सकते हो? नहीं कर सकते। इवन आपने जब अपना ग्रेजुएशन किया होगा तो आपने सोचा होगा व्हेन यू वाज इन लास्ट ईयर, जब आप लास्ट ईयर में होंगे तो आपने सोचा होगा कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं करूंगा क्या, मैं
क्या करूंगा, तो आपने सोचा होगा, तो आपने प्लानिंग करी ना, आपने ग्रेजुएशन के बाद फील्ड चेंज करी। अगर कोई भी पर्सन इंजीनियरिंग करने के बाद वो आईएएस की तैयारी करने जाता है तो वो क्या है, वो प्लानिंग के साथ जा रहा है ना कि मैं अपनी फील्ड चेंज कर रहा हूं और मुझे इस फील्ड का राजा बन के दिखाना है। क्या बन के दिखाना है, इस फील्ड का राजा बन के दिखाना है। क्लियर, तो वो क्या है, प्लानिंग है। आईएएस के एग्जाम की तैयारी अगर आप विदाउट प्लान, विदाउट स्टडी से करते हो तो कभी आईएएस नहीं निकलेगा, इवन आप प्रीलिम्स भी कभी नहीं निकाल सकते। तो हर चीज, और आईएएस नहीं, हर एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान जरूरी है। कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी, अगर किसी भी स्टेट कंट्री पर प्लान नहीं होगा कि कंट्री की ग्रोथ कैसे करी जाएगी, तो वो कंट्री ग्रोथ कैसे होगी। तो हमारे पास एफिशिएंटली यूज करने के लिए नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज कर सके, इसलिए हमारे पास प्लान होना चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है कि व्हाई डू वी हैव अ प्लान, हमारे पास प्लान क्यों होना चाहिए। प्लान इसलिए होना चाहिए कि विदाउट प्लान यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट इन अ लिमिटेड टाइम। एक लिमिटेड टाइम में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर पर्सन के पास एक प्लान होना चाहिए। अगर प्लान नहीं होगा तो उसका टारगेट अचीव एक लिमिटेड टाइम जो आप बोल रहे हो उसमें नहीं अचीव हो पाएगा, या फिर उसके लिए रिसोर्स ज्यादा लग जाएंगे, उसका वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा। तो प्लान क्या है, प्लान क्यों चाहिए, हमें वेस्टेज का मिनिमाइजेशन करने के लिए और टारगेट को एक लिमिटेड टाइम में अचीव करने के लिए प्लान की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हो आप। प्लानिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग पूरी तरह समझ गए कि प्लानिंग क्या है, कि हमें हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान होना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास प्लान नहीं है तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है, नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है हमारी स्ट्रगल पे, हमारे स्ट्रगल, हमारी मेहनत पर। बट अगर आप पे प्लान नहीं है तो आपका संघर्ष ही वेस्टेज जाएगा, संघर्ष वेस्टेज जाएगा। इवन आपका वेस्टेज होगा रिसोर्सेस का, टाइम का वेस्टेज होगा। तो हमें टाइम और रिसोर्सेस की बचत के लिए एक प्लान बनाने की जरूरत है। और कंट्री, अगर इकोनॉमिक प्लानिंग देखी जाए तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लान की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, हमें प्लान की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे जो कंट्री के, हमारे नहीं सारी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी कंट्री के स्कार्स रिसोर्स जो लिमिटेड रिसोर्स है, लाइक नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, उनका एफिशिएंटली यूज करके एक लिमिटेड टाइम पर टारगेट को अचीव करना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना कंट्री की, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ रहे हो मेरी बात को। अब क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के एक साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट एच.डी. डिक्सन, उन्होंने एक ऑफिशियल डेफिनेशन दी। हालांकि कई लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन दी, बट मुझे ये डेफिनेशन सबसे अच्छी लगी, और हालांकि ये अच्छी भी मानी जाती है वर्ल्ड में। तो क्या है डेफिनेशन, और इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि एक बड़े इकोनॉमिक डिसीजन लेना, इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेना, एंड इसी के साथ हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है ये डिसीजन, टू whom इट इज टू बी अलोकेटेड बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ए डिटरमाइन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के द्वारा, ये जैसे हमारे प्लानिंग कमीशन था तो वो डिसाइड करता था कि कितना अलोकेशन होगा रिसोर्सेस का। क्लियर, तो एक डिटरमाइन ऑथोरिटी के द्वारा कितना अलोकेट करा जाए रिसोर्सेस का। समझ रहे हो मेरी बात को। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। अब देखो, मैं इंडिया की लैंग्वेज में समझाता हूं इसको, और एक वी कैन से जनरल लैंग्वेज में समझाता हूं, और लेमैन, जिसको हम लेमैन, जो कॉमन पर्सन होता है, लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं। ये डेफिनेशन का मतलब है कि जब एक एफिशिएंटली मेजर डिसीजन, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जब हम इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं और रिसोर्सेस का एक पर्टिकुलर डिटरमाइन ऑथोरिटी के द्वारा रिसोर्स का अलोकेशन करना, प्रोड्यूस करना। क्लियर, और हमारे पास ये हम पर डेटा होना चाहिए कि हम पर रिसोर्सेस कितना है। अगर हमें पता ही नहीं होगा
कि हमारी कंट्री में रिसोर्सेस कितना है और हमें कैसे यूज करना है, तो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग हो ही नहीं पाएगी। तो मेरी बात को समझ रहे हो? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या कह रही है कि एच डी डिक्सन साहब क्या कह रहे हैं, एच डी डिक्सन साहब बोल रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक डेफिनेशन दे दी, बट जो डेफिनेशन दी है वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूं लेमन लैंग्वेज में। तो आप पूरी तरह समझ गए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है और प्लानिंग क्या होती है। उसमें जब इकोनॉमिक्स जोड़ दी तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी समझ में आ गई। हाउ डज प्लान हेल्प, प्लान कैसे मदद करेगा। तीसरा क्वेश्चन का बनता है कि हाउ डज प्लान हेल्प, प्लान कैसे हेल्प करेगा। देखो आप जानते हो प्लानिंग हेल्प कैसे करेगा। मैंने क्या बताया कि जो स्कार्स रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, जब हम उनका एफिशिएंटली यूज करके आउटपुट अच्छा दे रहे हैं, आउटपुट अपन को गेन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो यही तो है। इसलिए प्लानिंग हेल्प कर रही है। हमारा वेस्टेज नहीं हो रहा, रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं हो रहा है, स्किल्ड वेस्ट नहीं जा रही है। क्लियर मेरी बात को समझ रहे हो? जो एजुकेटेड है वो अपना एफिशिएंटली यूज कर रहा है, कंट्री उसका यूज कर रही है, जो स्किल्ड है उसका यूज कर रही है कंट्री। समझ रहे हो मेरी बात को? नेचुरल रिसोर्स है, अगर कंट्री के पास, मानिए कंट्री के पास अगर डेटा नहीं है, कंट्री के पास डेटा नहीं है कि मेरी कंट्री में कितना रिसोर्स है, अगर कंट्री के पास डेटा नहीं है कि मेरी कंट्री पर कितना रिसोर्स है, तो वो उस रिसोर्सेस का यूज एफिशिएंटली कर लेगी? नहीं कर पाएगी। हमारी इंडिया के पास और कंट्रियों के पास, सभी के पास डेटा है कि हम पे कितना रिसोर्स बचा है फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज के लिए हमारे पास कितना रिसोर्स बचा है और हम इस रिसोर्स का यूज करके हमारी कंट्री ग्रोथ कैसे करेंगे। हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसको डेवलप कंट्री बनाने के लिए हमें कैसे, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका कैसे यूज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मदद करेगा, प्लानिंग मदद करेगी इसमें। समझ गए? चलते अपन आगे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो पूरी तरह आपको समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि अब आपको इकोनॉमिक प्लानिंग कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन मैंने आपको प्लानिंग तक समझा दी, प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ प्लानिंग भी समझा दी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर प्लानिंग के टाइप बताइए, कि प्लानिंग के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंडक्टिव प्लानिंग, इंडक्टिव प्लानिंग। अब ये क्या होता है? देखो मेरा पहले लेक्चर में जाना, आप फर्स्ट लेक्चर में जाना इकोनॉमिक्स के, तो मैंने आपको 3 इकोनॉमी बताई थी। क्या बताई थी? 3 इकोनॉमी बताई थी। सबसे पहले बताई थी मार्केट इकोनॉमी। क्या बताया था? मार्केट इकोनॉमी। दूसरा बताया था नॉन मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी। और थर्ड बताई थी मिक्स्ड इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमी। और जिस भी को अगर नहीं पता है तो अभी ये वीडियो छोड़ दे और वो सीधे जाए फर्स्ट लेक्चर में, इवन उसको सुने कि व्हाट इज द डिफरेंस अमॉन्ग दीज 3 टर्मिनोलॉजी। इन तीनों टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अगर आपको ये नहीं पता तो भूल जाइए कि इंडक्टिव प्लानिंग समझ में आएगी। इंडक्टिव प्लानिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? इंडक्टिव प्लानिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है और ये कब आया, ये कंसेप्ट कौन सी कंट्री ने सबसे पहले अडॉप्ट करा था मिक्स्ड इकोनॉमी को? तो मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि फ्रांस एक कंट्री थी जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों आया था? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमी डिप्रेशन आ गया था। क्लियर? और उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए। समझ रहे हो? मैंने एडम स्मिथ के बारे में बताया था आपको, वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे जाइए, इस वीडियो को बंद करिए और फर्स्ट लेक्चर में जाइए। पहले फर्स्ट लेक्चर को सुनिए। अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले फर्स्ट लेक्चर को सुनिए, तभी आप इस लेक्चर पे आइए। फिर सेकंड सुनिए, थर्ड सुनिए, फिर फोर्थ पे आइए। तो आपकी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमी इज इंटररिलेटेड। इकोनॉमिक्स अगर समझना है तो ये इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर भी देखने पड़ेंगे। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपको स्टार्टिंग से, मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था कि मेरा पढ़ाने का तरीका है लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाना। अब लोअर लेवल क्या थे? जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर लोअर लेवल थे।
अब हम हायर लेवल पर जाते जाएंगे, धीरे धीरे हायर लेवल पर पहुंचते जाएंगे। तो उसको हायर लेवल को समझने के लिए लोअर लेवल समझ में आना चाहिए, और लोअर लेवल समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है, तभी आपको लोअर लेवल समझ में आएगा। तो इंडक्टिव प्लानिंग पे आते हैं। इंडक्टिव प्लानिंग इज रिलेटेड टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी। क्या है? इंडक्टिव प्लानिंग क्या है? और वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी कि प्राइवेट और पब्लिक का पार्टिसिपेशन है कंट्री की इकोनॉमी में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंडक्टिव प्लानिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी में जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम करते हैं, जिस भी कंट्री में पब्लिक और प्राइवेट दोनों जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव प्लानिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? बट इसमें स्टेट का रोल क्या होगा और प्राइवेट का रोल क्या रहेगा, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो ये समझने के लिए पहले समझिए। देखो पब्लिक, इसमें क्या होता है इंडक्टिव प्लानिंग में, जो पब्लिक का रोल होता है ना, जैसे मानिए प्राइस को डिसाइड करने में, कोटा देने में, क्लियर, ये पब्लिक का वर्क होगा। समझ लो मेरी बात को? प्राइस डिसाइड करने में, कोटा डिसाइड करने में, कंज्यूमर डिसाइड करने में, ये किसका वर्क होगा? पब्लिक का। प्राइवेट का वर्क क्या होगा? प्राइवेट तो क्या कर रही है? प्राइवेट तो आप जानते हो, प्राइवेट का तो एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना, कंज्यूमर से प्रॉफिट कमाना। जिस भी पर्सन की परचेजिंग पावर कैपेसिटी हाई होगी वही पर्सन एफर्ट कर पाएगा, वही पर्सन को टारगेट करा जाएगा बाय प्राइवेट इन्वेस्टर। किसको टारगेट करेगा? जिसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी हाई होगी, जो प्रोडक्ट खरीद सकता है, दैट इज अ टारगेट बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर। और पब्लिक इन्वेस्टर किसको टारगेट करेंगे? जो हमारी पब्लिक और स्टेट है वो टारगेट करेगी जो गरीब लोग हैं, जिनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बहुत लो है। वेलफेयर पॉलिसी। तो साथ में क्या है कि इंडक्टिव प्लानिंग का मतलब है कि दोनों पार्टिसिपेट करें, स्टेट भी और वी कैन से प्राइवेट भी, जब प्लानिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंडक्टिव प्लानिंग। स्टेट का भी इंटरवेंशन होना चाहिए। जो नो इंटरवेंशन पॉलिसी है ना, जो मार्केट इकोनॉमी की, वो यहां पर नहीं है। इंडक्टिव प्लानिंग में नो इंटरवेंशन की पॉलिसी नहीं है, यहां पर इंटरवेंशन है स्टेट का। अब वो लिमिटेड इंटरवेंशन है, हायर इंटरवेंशन नहीं है, इसके अंदर लिमिटेड इंटरवेंशन है। आप समझ रहे हो? ये एग्जांपल आपको दिया फ्रांस का, इवन इंडिया को भी ऐड कर लीजिए इसके अंदर इंडक्टिव प्लानिंग में। एक एग्जांपल इंडिया को भी ऐड कर लीजिए। इंडिया को क्यों ऐड करना है? कि इसमें प्लानिंग भी हो रही है, स्टेट के द्वारा प्लानिंग भी हो रही है और प्राइवेट का पार्टिसिपेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? कि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन भी हो रहा है और स्टेट की प्लानिंग भी हो रही है। तो इंडक्टिव प्लानिंग समझ में आ गई। इंडक्टिव प्लानिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया इसका एग्जांपल। समझ गए? अब हम समझते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव प्लानिंग क्या है? दूसरा क्या है? इंपरेटिव प्लानिंग। देखो अब दूसरा आ गया नॉन मार्केट इकोनॉमी। कौन सा है? नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी, मैंने बताया था कि नॉन मार्केट इकोनॉमी के फादर कौन है? कौन सी कंट्री है फादर इसकी? सोवियत यूनियन। कौन सी है? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या है? जो नए बच्चे हैं उनको सोवियत यूनियन का मतलब नहीं पता, तो रशिया। रशिया में पहले क्या था? सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। क्या थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द स्टेट ओनली एक्सेप्ट लेबर का कंट्रोल नहीं होगा स्टेट पर सोशलिस्ट में, और सारा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ लेबर को छोड़कर। और जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी वो चाइना में थी, उसमें लेबर भी इंक्लूड है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंपरेटिव प्लानिंग का मतलब है कि स्टेट का पूरा रोल, जब किसी भी कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट पूरा पार्टिसिपेट कर रही है, इवन प्लान को बना रही है, और किसी भी
प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो प्राइवेट इन्वेस्टर नॉट इन्वॉल्वमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव प्लानिंग। तो आप दो प्लानिंग समझ गए, इंडक्टिव प्लानिंग समझे, इंपरेटिव प्लानिंग समझ गए। देन आफ्टर चलते हैं तीसरी प्लानिंग। तीसरी प्लानिंग है स्ट्रक्चरल प्लानिंग। क्या है? स्ट्रक्चरल प्लानिंग। स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या है? देखो, हर इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर होता है। अब वो कौन सी इकोनॉमी है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है या फिर मार्केट इकोनॉमी है, वो कौन सी इकोनॉमी है, अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का प्लानिंग का स्ट्रक्चर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल इकोनॉमी। जैसे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, बिफोर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में एलपीजी से पहले अधिकतर पब्लिक का पार्टिसिपेशन था, अधिकतर पब्लिक का पार्टिसिपेशन था। बट एलपीजी के बाद 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया इंडिया में, तो प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन भी आने लगा, प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ठीक है, वेलफेयर पॉलिसी के साथ प्राइवेट का भी हो गया, तो स्ट्रक्चर इंडिया का चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल प्लानिंग चेंज हो गई इंडिया की। जैसे मानिए पहले प्लानिंग कमीशन था, और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्या है कि प्लानिंग कमीशन था पहले। क्या दोस्तों? प्लानिंग कमीशन था। अब प्लानिंग कमीशन का क्या मोटिव था कि वो 5 ईयर प्लान बनाती थी और सेंट्रलाइज प्लानिंग करती थी, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का कुछ नहीं है। वही बताऊंगा, समझाऊंगा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है और सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है, देखो उसमें क्या था, प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज प्लानिंग करती थी। हालांकि वो बोला जाता था कि डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग हो रही है, बट मुझे नहीं लगता था। प्लानिंग कमीशन का एक ही रूल था, सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, सेंटर पर ही पूरा डिपेंड था प्लान। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग को रिमूव किया, वीकेंड से डिसेंट्रलाइजेशन कैसे आया, और नीति आयोग ने उसको चेंज किया। तो नीति आयोग ने जब उसको प्लानिंग कमीशन को चेंज किया था, वीकेंड से जब रिप्लेस किया नीति आयोग ने, तो वो कौन सा पॉइंट था आपको पता है कि प्लान क्या था, मोटिव क्या था? उन्होंने एक पॉइंट है इसमें प्लानिंग कमीशन का कि समय चेंज हो चुका है। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950 एंड इट इज अ 2015। क्या 2015 में जब नीति आयोग आया, तब 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को। तो एक पॉइंट था, क्योंकि समय चेंज हो चुका है। आप एक बात को देखिए, 65 ईयर बाद भी आप वही प्लानिंग कमीशन को खींच रहे हो, वही प्लानिंग कमीशन को धक्का दे रहे हो। तो आपको लगता है कि दूसरी बॉडी जरूरत थी। मोदी साहब ने दूसरी बॉडी बनाई, आते ही मिड ईयर ऑफ द 2014 में अनाउंस कर दिया कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जाएगा बाय अदर बॉडी, और 2015 जनवरी में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। तो अपन कह सकते हैं कि इंडिया की स्ट्रक्चरल प्लानिंग चेंज हो गई थी, इंडिया की स्ट्रक्चरल प्लानिंग चेंज हो गई थी। हालांकि वो एग्जांपल बता रहा हूं सिर्फ ओनली। तो प्लानिंग क्यों चेंज हुई? क्योंकि स्ट्रक्चरल प्लानिंग इसलिए चेंज हुई क्योंकि टाइम भी तो चेंज होते जा रहा है। तो समझ लो मेरी बात को, स्ट्रक्चरल प्लानिंग समझ में आ गया। दूसरा है, नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, इसका एक एग्जांपल देता हूं बड़ा ही अच्छा। अगर जो भी बच्चा, जो भी एस्पिरेंट है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और साथ में वो कॉलेज में भी पढ़ता है, क्या करता है, साथ में वो कॉलेज में भी पढ़ता है, और उसके कॉलेज में टीचर भी आते होंगे, टीचर भी आते होंगे, तो टीचर क्या करते हैं, मनमानी, मोनोपोली जानते हो, मोनोपोली मतलब अगर वो टीचर गलत भी होगा ना, तो भी स्टूडेंट को सुनना पड़ेगा, तो भी स्टूडेंट को सुनना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, सेंट्रलाइज, क्या होगा, सेंट्रलाइज। और अगर स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा कि किसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कॉलेज। जब कॉलेज के डिसीजन मेकिंग में स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन होगा, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाएगा। जैसे हमारे इंडिया में 3 टायर है। 3 टायर किस चीज का, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी। अब क्या है, लोकल बॉडी को ही मौका मिलना चाहिए, ग्रास रूट लेवल को ही मौका मिलना चाहिए। ग्रास रूट लेवल को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था,
तो मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया। मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया और इन अ वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड। कहां काम कर रही थी? एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही थी, फार्मर थे 75% पॉपुलेशन। तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले लेगी क्या? वी कैन से उनको प्रॉब्लम तो पूछो ना। जो ग्रास रूट लेवल के लोग बाग हैं उनकी जब तक आप प्रॉब्लम नहीं पूछोगे तो उनकी ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा? तो जरूरत थी इंडिया को डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग की। मींस हर बॉडी, चाहे छोटी से छोटी बॉडी, इवन लोकल बॉडी भी ऑल्सो पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। जब प्लानिंग में लोकल बॉडी भी पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड अ डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। मैंने अभी क्या बताया कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 टायर। 3 टायर कौन से? लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर लोकल बॉडी, जो लोकल बॉडी है जिसको पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो लोकल लेवल की ग्रीवेंस कैसे रिड्रेसल होगा? गांव तक पहुंचना, ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना, डोर टू डोर स्टेप क्या है कि हर किसी के दरवाजे पर पहुंचना और उसको वेलफेयर स्कीम देना, हेल्प देना, गरीब लोगों की मदद करना। क्या मोटिव है? क्या मोटिव है? क्या है गवर्नेंस? कि जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस का भी तो मतलब यही है कि वेलफेयर देना, लोगों को वेलफेयर मिल सके। तो गवर्नेंस का मतलब भी तो यही है ना कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो मोर गवर्नेंस क्यों चिल्ला रहे हैं? जब तक लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं होगा प्लानिंग के अंदर, तो लोकल लेवल की ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा? उनकी शिकायतें कैसे रिजॉल्व होंगी? तो उनकी शिकायतों को रिजॉल्व करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग कैसे होगी? जब लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन होगा प्लानिंग में। प्लानिंग कमीशन को क्यों हटाया? प्लानिंग कमीशन को इसलिए हटाया क्योंकि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग चाहिए थी। इंडिया में सेंट्रलाइजेशन प्लानिंग नहीं चाहिए थी। क्या चाहिए थी? डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग चाहिए थी। तो समझ में आया डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग क्या है कि लोकल लेवल का भी पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। समझ में आया मेरी बात को? प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग। प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है? ये प्लानिंग में क्या है कि इसमें प्लान बनाए जाते हैं बड़े बड़े ईयर के, लॉन्ग ईयर के, जैसे 20 ईयर, 25 ईयर या 30 ईयर के प्लान, बड़े बड़े प्लान बनाए जाएंगे, लॉन्ग टर्म के प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। और लॉन्ग टर्म प्लान को क्या करा जाएगा? इनको शॉर्ट टर्म प्लान में फिर छोटे छोटे, वी कैन से स्मॉल प्लान में डिवाइड कर दिया जाएगा। स्मॉल प्लान में डिवाइड कर दिया जाएगा टू अचीव द टारगेट। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग क्या है कि जब लॉन्ग टर्म के प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है फिर छोटे छोटे प्लान में टू अचीव द टारगेट, दैट इज कॉल्ड अ प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग। तो आप समझ गए मेरी बात को? प्लानिंग कितनी तरह की है। और आप देखिए अपने घर में आप भी प्लानिंग करते हो। जैसे मानिए किसी पर्सन की नई शादी हुई, क्या हुआ कि किसी भी पर्सन की नई शादी हुई, अभी आप जानते हो कि शादियों का माहौल चल रहा है और कई लोगों की इंडिया में शादी होगी क्योंकि देवटान उठ चुके हैं। और देवटान उठने के साथ क्या हुआ है कि कई सारे लोगों की शादी स्टार्ट हो गई है। इवन आप भी जाओगे खाना खाने के लिए शादी में, इवन अगर आप मैरिड हो तो आप मनी मन सोचोगे कि भाई फंसे मत, गलत है, ठीक है। ये भी जरूरी है, ये भी शादी भी एक मीकन से सोशल एक है, मीकन लाइफ में शादी बहुत जरूरी है क्योंकि केयरिंग एक पर्सन होना चाहिए कि जो आपकी केयरिंग करे। बैक टू द पॉइंट, ये अपन सोशल इश्यू बाद में डिस्कस करेंगे। देखो क्या है कि जब किसी पर्सन की शादी होती है तो वो क्या करता है? वो अपनी शादी के बाद फैमिली प्लानिंग करता है। क्या करता है? फैमिली प्लानिंग करता है। और फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि सबसे पहले सोचता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड। अब वो चाइल्ड क्या सोचता है कि चाइल्ड, आप मानते हो कि 2 चाइल्ड तो ठीक है मिनिमम, ठीक है, अच्छा 2 चाइल्ड ही होना चाहिए। ये 2 चाइल्ड की पॉलिसी हमारे इंडिया में सही है, मतलब 2 चाइल्ड ही बेनिफिशियल है, ठीक है। वो क्या है कि बर्डन, इकोनॉमिकल बर्डन नहीं बढ़ता है, क्लियर। तो क्या है कि अगर किसी पर्सन पर 1 चाइल्ड है तो वो अपनी
फैमिली प्लानिंग लेके एक चाइल्ड रखा है क्योंकि उसे पता है कि मैं 2 बच्चे का बर्डन नहीं उठा सकता, अभी मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो दैट इज ऑल्सो फैमिली प्लानिंग। समझ रहे हो मेरी बात को। अब दूसरा क्या है, दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि आप जानते हो गवर्नमेंट हर साल बजट निकालती है। क्या निकालती है? हर साल बजट निकालती है, और बजट में आप देखना कितना पैसा अलोकेट करा है, इस स्कीम को कितना पैसा अलोकेट करा है। इवन अगर बजट समझना है तो मैंने 2024 का इकोनॉमिकल बजट आपको डिटेल में समझाया है, डिटेल में समझाया इकोनॉमिकल बजट। क्लियर? तो आप जाइए एडिटोरियल में, कई सारे एडिटोरियल पड़े हुए हैं आपके लिए, जिसमें आपको एक से एक एडिटोरियल मिलेंगे और आप इतने नॉलेजेबल हो जाओगे, इवन विश्वास न मानोगे आप। ठीक है, वो छोड़ो। क्लियर? तो आप देख लीजिए, अच्छे लगते तो कमेंट करना। तो क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या है कि हर पर्सन अपने महीने की फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बजट निकालती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, और इवन जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है अपने घर के अंदर कि मुझे इस मंथ कितना पैसा खर्च हुआ है। जब मंथ की एंडिंग होती है तो वो सोचता है कि मैंने कितना पैसा खर्च किया इस महीने, तो वो भी एक प्लानिंग है। तो कई तरह की प्लानिंग होती है जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो टाइप ऑफ प्लानिंग समझा दी मैंने आपको, चलते बनाएंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग टाइप। प्लानिंग टाइप देखो, अब प्लानिंग को किसी बेसिस पर डिवाइड करा है, किसी पर्टिकुलर बेसिस पर। तो देखो, सबसे पहला है टेरिटोरियल व्यू पर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल व्यू। तो दो तरह की प्लानिंग होती है, रीजनल और नेशनल। रीजनल मतलब लोकल लेवल पर, जब लोकल लेवल पर प्लानिंग करी जाती है दैट इज कॉल्ड अ रीजनल लेवल। जैसे किसी भी एक प्रोजेक्ट है, आपने अपना घर बनाया और घर बनाने के साथ आपने सोचा होगा, प्लानिंग करी होगी कि मैं घर बनाने जा रहा हूं, मेरे पर इतना पैसा रिजर्व होना चाहिए, होना चाहिए तभी मैं घर बना पाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पर 10-20 हजार रुपए आ गए और आपने घर स्टार्ट कर दिया, नहीं होगा ऐसा। तो आपने अपनी लाइफ की रीजनल लेवल प्लानिंग। अब रीजनल क्या है कि लोकल लेवल, जो लोकल बॉडी है जब वो लोकल बॉडी प्लानिंग करती है दैट इज कॉल्ड अ रीजनल लेवल। समझो मेरी बात को। पंचायती राज जो प्लानिंग कर रहा है दैट इज कॉल्ड अ रीजनल लेवल। समझ रहे हो? आप अपने घर बनाने जा रहे हो और घर की प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कैसे पैसा खर्च करूंगा, क्या करूंगा, दैट इज ऑल्सो रीजनल लेवल प्लानिंग। समझ रहे हो? देन आफ्टर नेशनल, नेशनल लेवल क्या होगा, जब ऑल ओवर कंट्री की प्लानिंग होगी। क्या होगी? ऑल ओवर कंट्री की प्लानिंग होगी, दैट इज कॉल्ड अ नेशनल लेवल प्लानिंग। क्या कहलाएगी? नेशनल लेवल प्लानिंग कहलाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? तो आप समझ गए दो तरह की प्लानिंग टेरिटोरियल व्यू के हिसाब से। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से स्टेट लेवल प्लानिंग, एक स्टेट प्लानिंग करती है। राज्य अगर प्लानिंग कर रहा है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, अगर अलग अलग प्लानिंग कर रहा है एक स्टेट, तो वो स्टेट लेवल ही कहलाएगी। देन आफ्टर सेंट्रल लेवल, नेशनल लेवल, ऑल इंडिया लेवल की प्लानिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल लेवल प्लानिंग। देन आफ्टर लोकल, वही चीज है, लोकल जो रीजनल मतलब लोकल लेवल, पंचायती राज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड अ 3 टाइप ऑफ पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन व्यू, मीन्स पार्टिसिपेशन व्यू के हिसाब से सेंट्रलाइज, समझा दी सेंट्रलाइज, अब बताने की जरूरत नहीं है, और डिसेंट्रलाइजेशन भी समझा दिया मैंने आपको। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म भी समझा चुका हूं, शॉर्ट टर्म भी समझा चुका हूं। ठीक है, प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग के बारे में बताया था मैंने अभी। प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म तक के प्लान बनाना, 20 साल, 25 साल, 30 साल, फिर उसको छोटे छोटे प्लान में डिवाइड करना और टारगेट को अचीव करना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दैट इज कॉल्ड अ टेम्पोरल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? चलते बनाएंगे, सिंपल था। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के फीचर क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला प्लानिंग इज अ प्रोसेस। देखो, प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अब ये समझिए प्लानिंग प्रोसेस क्यों है। देखो, क्या होता है कि प्लानिंग करने के लिए भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। प्लानिंग करने के लिए भी, गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप राइट डायरेक्शन में नहीं चलोगे
तो आपकी प्रोसेस और प्लानिंग फेल हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लानिंग के लिए भी एक प्रोसेस है, प्लानिंग भी एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा टू अचीव दी टारगेट, टू अचीव दी गोल ऑफ द नेशन और द स्टेट और द रीजनल लेवल। समझ रहे हो मेरी बात को? जब प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे है? ये प्रोसेस ही तो है। प्लानिंग क्या है? प्रोसेस के जरिए चल रही है एक टारगेट को अचीव करने के लिए, तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस। सेकंड क्या है? प्लानिंग मस्ट हैव वेल डिफाइंड गोल। अगर गोल ही नहीं होगा तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का अगर गोल ही नहीं होगा, क्योंकि एक टारगेट चाहिए ना, प्लानिंग करने के लिए टारगेट तो होना चाहिए हमारे पास। प्लानिंग किसकी करोगे? प्लानिंग करने के लिए टारगेट होना चाहिए कि हमारे पास एक टारगेट है, इसको अचीव करना है, तभी तो आप प्लानिंग करोगे ऑर्गेनाइज। प्लानिंग अगर टारगेट नहीं होगा तो प्लानिंग किस चीज की करोगे? आपको जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है आपका? तो हर प्लानिंग का एक गोल होता है। समझ में आया? प्लानिंग इज अ प्रोसेस, प्लानिंग एज अ वेल डिफाइंड गोल, एक पर्टिकुलर गोल होता है वेल डिफाइंड। क्लियर? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स, ये तो पहले ही बता चुका हूं कि प्लानिंग का मतलब ही यही है कि जो स्कार्स रिसोर्स है कंट्री में, उसका यूटिलाइजेशन करना एफिशिएंटली, दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। और आउटपुट को ज्यादा गेट करना, दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ही क्या है कि आउटपुट मोर, लेस रिसोर्सेज, लेस रिसोर्सेज वेस्टेज, और लेस वेस्टेज, नो वेस्टेज, दैट इज ऑल्सो प्लानिंग। समझ में आया मेरी बात को? तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अब समझते हैं प्लानिंग इन इंडिया। देखो, अब इंडिया में प्लानिंग कैसे हुई? अभी तो मैंने आपको सिर्फ ओनली प्लानिंग समझा दी, अब इंडिया की प्लानिंग समझेंगे कि इंडिया की प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई। देखो, इंडिया की प्लानिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई 1934 में। क्या हुआ? इंडिया की प्लानिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई 1934 में, जब विश्व स्तरीय प्लान आया। 1934 में क्या आया? एम विश्वेश्वरैया, थोड़ा नाम वैसा है। क्लियर? और ये एक सिविल इंजीनियर थे। क्या थे? सिविल इंजीनियर थे, एंड एक्स दीवान ऑफ मैसूर, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे मैसूर। क्लियर? ये दीवान भी थे, एक्स दीवान ऑफ मैसूर। अब इन्होंने एक वीकेंड से एक टाइटल के साथ प्लान निकाला जिसको बोलते हैं प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या? अ प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये एक तरह से बुक निकाली इन्होंने। क्लियर? अब इसमें क्या बोला इन्होंने क्या बोला? इनका कहना यह था कि इंडिया में प्लानिंग होना चाहिए, इंडिया में एक ऐसी बॉडी होना चाहिए जो प्लानिंग करे। क्या करे? ऐसी एक इंडिया के अंदर बॉडी होना चाहिए। 1934 में एम विश्वेश्वरैया प्लान आया और इसमें बोला गया कि इंडिया के अंदर एक ऐसी प्लानिंग होना चाहिए जो कि इकोनॉमी को ग्रोथ करे। और इन्होंने वीकेंड से यूएसए की प्लानिंग पर ज्यादा विश्वास रखा। यूएसए पर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्यादा प्रमोट होना चाहिए, और दे बिलीव इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो भी इनके साथ जुड़े हुए थे सब जुड़े हैं, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा फोकस, से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में होना चाहिए। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द एम विश्वेश्वरैया प्लान, जो कि 1934 में आया था, और इनकी बुक थी प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या थी? प्लेन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और एम विश्वेश्वरैया, आप याद रखना, ये एक्स दीवान थे मैसूर के और सिविल इंजीनियर थे और बड़े ही फेमस हैं। क्लियर? याद रखना। चलते अपन नेक्स्ट प्लान पर। नेक्स्ट प्लान है फिक्की प्रपोजल। अब फिक्की पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह भी प्लान 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में। और फिक्की का जो प्रपोजल था, यह वही था कि इंडिया के अंदर प्लेन इकोनॉमी भी होना चाहिए। वी कैन से एक बॉडी होना चाहिए इकोनॉमी प्लानिंग करने के लिए। और इसके साथ इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी होना चाहिए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी होना चाहिए। वी कैन से एग्रेरियन रिफॉर्म होना चाहिए, एग्रेरियन
रिफॉर्म भी होना चाहिए। क्लियर। इसके साथ साथ इन्होंने फोकस करा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सा? इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे लोअर लेवल की स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, किस पर फोकस करा? स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर फोकस करा। जैसे कौन सी इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज और कॉटन इंडस्ट्री। क्लियर। रूरल इंडस्ट्री, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द फिक्की। क्लियर, जो कि 1934 में आया। क्लियर, समझ गए दूसरा प्लान। तीसरे प्लान पे आते हैं, कांग्रेस प्लान। कांग्रेस ने 1938 में, कांग्रेस ने 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इन्होंने क्या किया? एक नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया, जिसके हेड बनाए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को इसका हेड बनाया, किसका? नेशनल प्लानिंग कमेटी का, जो कि 1938 में सेटअप करी गई। अब नेशनल प्लानिंग कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए, कई सारे प्लानिंग के रिकमेंडेशन दिए, बट ये रिकमेंडेशन वी कहते धूल खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और इसमें एक रिकमेंडेशन यही था कि एक बॉडी सेटअप करी जाए, प्लानिंग बॉडी, जो कि कंट्री की प्लानिंग करे, कंट्री के प्लान बनाए, कंट्री को ग्रोथ कैसे करना है इसके प्लान बनाए। तो कांग्रेस प्लान समझ में आ गया। देन आफ्टर बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में आया बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान क्या था? जो 8 इंडस्ट्री, जो टाइकून थे इंडस्ट्रियल, 8 इंडस्ट्रियल लोग थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान निकाला 1944 में। अब सर एक दो का एग्जांपल दे दीजिए। जैसे JRD टाटा, JRD टाटा, वी कैन से पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास। क्या? पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास, JRD टाटा, ETC। और मिठाई, वो कौन थे? मिठाई, ठीक है, तो वो भी थे इसमें इन्वॉल्व। तो 8 इंडस्ट्री ऐसी थी, 8 इंडस्ट्री लोग थे जिन्होंने बॉम्बे प्लान निकाला। और इनका भी कहना यही था कि इंडिया में इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करा जाए, बट कौन सा? लोअर लेवल की इंडस्ट्री, जो रूरल इंडस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस करा जाए। तो बॉम्बे प्लान में कौन थे? 8 इंडस्ट्रियों ने एक प्लान दिया जिसको बोला गया बॉम्बे प्लान। और ये बॉम्बे प्लान का टाइटल था, टाइटल भी याद रखना, टाइटल ही बता देता हूं मैं आपको, टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका टाइटल था प्लेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। क्या था? प्लेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, इसका बॉम्बे प्लान का टाइटल था। ये टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइटल याद रखना। प्लेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया बॉम्बे प्लान का टाइटल था, जो कि 1944 में 8 इंडस्ट्री लोगों ने, 8 इंडस्ट्री जो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, जो कि टाइकून थे उस टाइम, बिजनेस टाइकून, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था, बॉम्बे प्लान। समझ में आया मेरी बात को? देन आफ्टर गांधीयन प्लान क्या आया? नेक्स्ट आफ्टर आया गांधीयन प्लान। कौन सा आया? गांधीयन प्लान भी 1944 में आया। और ये किसने निकाला? ये निकाला श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने ये प्लान निकाला, गांधीयन प्लान। अब इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव क्या था? अब गांधीयन का यूज क्यों करा? गांधी वर्ड का यूज क्यों किया? देखो मेरे दोस्तों, गांधीयन वर्ड का इसलिए यूज करा, जो हमारे गांधी जी थे, वो गांधी जी का फोकस यही था। गांधी जी ने बोला था
कि 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन रूरल एरिया। क्या है? 75%, मोर देन 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन रूरल एरिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947। किस टाइम पर? 1947 के इंडिपेंडेंस पर मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया। और गांधीयन प्लान यही था, गांधी जी का कहना नहीं था कि रूरल इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस करा जाए। क्या करा जाए? रूरल लोगों पर ज्यादा फोकस करा जाए, रूरल इंडस्ट्री पर। अगर रूरल में इंडस्ट्री सेटअप होंगी और लोअर लेवल की इंडस्ट्री, कौन सी? कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, तो ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करी जाए, एग्रेरियन इकोनॉमी पर फोकस करा जाए, लैंड रिफॉर्म पर फोकस करा जाए। क्या करा जाए? लैंड रिफॉर्म पर फोकस करा जाए। गांधी का कहना था, गांधी जी का, कि कॉटेज इंडस्ट्री और लैंड रिफॉर्म पर ज्यादा फोकस करा जाए, जिससे क्या है, जो रूरल में पॉपुलेशन, जो अधिकतर पॉपुलेशन रह रही है, वो इसका बेनिफिट ले सके। तो श्रीमन नारायण, जो कि अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने गांधीयन प्लान निकाला था 1944 में, उनका प्लान यही था कि रूरल इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करा जाए। क्या करा जाए? रूरल इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करा जाए। क्लियर? देन आफ्टर पीपल प्लान, एक पीपल प्लान भी आया, जो किसने निकाला? एम.एन. रॉय। किसने? एम.एन. रॉय ने पीपल प्लान भी निकाला। और ये कौन थे? ये एक तरह से कम्युनिस्ट बोल सकते हैं इनको। और इनका एक ही मोटिव था कि इंडिया के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी आना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी आना चाहिए। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? मैंने बताया, सोवियत यूनियन में सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, नो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट और द प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वॉल्वमेंट, ऑल काइंड ऑफ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। समझ में आया मेरी बात को? तो पीपल प्लान क्या आया? पीपल प्लान में बोला गया, जो एम.एन. रॉय ने, कि सोशलिस्ट इकोनॉमी आना चाहिए इंडिया के अंदर। क्या आना चाहिए? सोशलिस्ट इकोनॉमी आना चाहिए। देन आफ्टर आया सर्वोदय प्लान, और सर्वोदय प्लान निकाला जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण जी ने 1950 में ये प्लान निकाला। क्या? 1950 में ये प्लान निकाला जयप्रकाश नारायण ने, सर्वोदय प्लान। और सर्वोदय प्लान और गांधीयन प्लान एक ही है, समझना। और सर्वोदय प्लान का ही प्लान था गांधीयन प्लान। तो गांधीयन के फीचर मैं बता चुका हूं गांधीयन प्लान के, तो सर्वोदय प्लान भी गांधीयन प्लान है, सर्वोदय प्लान भी गांधीयन प्लान है। समझ गए मेरी बात को? चलते बन आगे। तो पूरे प्लान समझ में आ गए। इंडिपेंडेंस से पहले कितने प्लान थे? ये सारे प्लान थे जो इंडिपेंडेंस से पहले आए थे, जिन्होंने अपने अपने पॉइंट रखे कि इंडिया की ग्रोथ कैसे करी जाएगी, कौन से प्लान बनाए जाएंगे और किस चीज पर ज्यादा फोकस करा जाएगा। समझ में आया मेरी बात को? चलते बन आगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। देखो, आप जानते हो कि प्लानिंग क्यों करी जा रही है इंडिया के अंदर, प्लानिंग क्यों करी जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मोटिव है कि हमें प्लानिंग चाहिए इंडिया के अंदर। तो सबसे बड़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी, इंडिया की ग्रोथ होगी, तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हेल्थ की ग्रोथ होगी, एजुकेशन ग्रोथ होगी। पर हुआ ऐसा कुछ नहीं, हुआ बट इतना डीप लेवल पर नहीं हुआ। तो वो क्या है फिर, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग कंसेप्ट बन गया। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अलग कंसेप्ट बन गया। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अलग हो गया। कि डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को एनहांस करना। क्या करना? लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को एनहांस करना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ स्टाइल,
इस पर ज्यादा फोकस करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जब कंट्री की ग्रोथ होगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी, जीबीए की ग्रोथ होगी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है वो? इकोनॉमिक ग्रोथ है। समझ में आया? देन आफ्टर दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को खत्म करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? गरीबी को खत्म करना, पॉवर्टी एलिवेशन। हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश में कई गरीब रह रहे थे, कई गरीब थे, इवन मोस्टली गरीबी थे लोग बाग, बहुत ही कम लोग पैसे वाले थे। क्लियर? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग का? प्लानिंग लाने का दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को खत्म करना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या रोजगार। लोगों के पास रोजगार नहीं था, रोजगार देने के लिए भी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव सोचा कि इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो नेक्स्ट आफ्टर कंट्रोल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आप जानते हो कि हमारे इंडिया में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। उसका कारण क्या है? कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रोकना। देन आफ्टर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट, हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना है, इंपोर्ट नहीं करना है, हमारे पास खुद की इंडस्ट्री होना चाहिए और हम अपना खुद का प्रोडक्शन करें, हम सरप्लस में जाएं ना कि डिफिसिट में जाएं। हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना, हम सेल्फ रिलायंस हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। समझ में आ रहा है मेरी बात को? क्लियर? अभी कई बच्चे देख रहे होंगे मेरे वीडियो, जिसमें कई सारे ऐसे होंगे जो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं होंगे, वो अपनी फैमिली को भी चला रहे होंगे, सेल्फ रिलायंस होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। तो दैट इज अ नेक्स्ट, तो वही है सेल्फ रिलायंस। क्लियर? तो ऐसे ही कंट्री को किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद की कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो अपनी देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। देन आफ्टर मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? कि देश का मॉडर्न हो। क्लियर? समय बदलते देश का भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो ये क्लियर आप समझ गए? तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग कमीशन। देखो, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। इंडिया में जब 1950 में, मैंने आपको बताया कई सारे प्लान आए और एक बॉडी सेटअप करी गई जिसको बोला गया प्लानिंग कमीशन। क्या बोला गया? प्लानिंग कमीशन। और ये किस सेटअप करी गई? रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से पास करी गई। वी कैन से सेटअप करी गई गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से। अगर गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन से पास करी है, कोई कानून पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट में, तो क्या कहेंगे आप इसको? कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। क्या है ये? नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई जगह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। ये क्या है? जब कोई भी बॉडी सेटअप करी जाती है बाय पार्लियामेंट बिल और दी बाय पार्लियामेंट बिल, दैट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये बिना पार्लियामेंट के बिल के पास बनी थी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन पास कराता है एग्जीक्यूटिव ने। देन आफ्टर इट बॉडी वॉज सेटअप इन 1950, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर? क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसका काम क्या था? आप जानते हो कि हमारे देश में प्लानिंग पर बड़ा डिस्कस किया जा रहा था कि हमारे देश में प्लानिंग होना चाहिए कि प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए या प्लान लेना चाहिए। तो हमने सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया, सोशलिस्ट मॉडल को एडॉप्ट किया और प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट किए। 5 ईयर प्लान बनाने स्टार्ट किए जिसमें बोला गया कि 5 साल तक हम डिसाइड करेंगे कि हमारा देश किस चीज पर ज्यादा फोकस करेगा, टारगेट सेट करेंगे। प्लानिंग का मतलब ही क्या है? कि गोल को अचीव करना जो कि आपने सेट करके रखा है, गोल को अचीव करना जो कि आपने सेट करके रखा है, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ द प्लानिंग। समझ में आया मेरी बात को? प्लानिंग का मतलब क्या है? कि जो आपने गोल सेट करके रखा है तो उसको टारगेट को अचीव करना। ऐसे ही प्लानिंग कमीशन ने 5-5 साल के प्लान दिए कई सारे, और लास्ट तक जब तक खत्म होने तक इसने 12 5 ईयर प्लान दे चुके थे। 12 5 ईयर प्लान जो कि लास्ट खत्म हुआ था 2017 में। 2012 से स्टार्ट हुआ था 12th और 2017 में खत्म हो गया था।
क्लियर। हालांकि इससे पहले नीति आयोग बन गया था 2015 में, वो अलग चीज है। तो प्लानिंग कमीशन ने 12 प्लान दिए, 5 ईयर प्लान, जिसमें 5-5 साल में टारगेट सेट करे गए कि इस टारगेट को हमें अचीव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। तो वो क्या है, ज्यादा रिलीवेंट नहीं है प्लान। अब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गई तो मैं प्लान भी पढ़ाना नहीं चाह रहा आपको। क्लियर। आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिसमें प्लान बताया है, पर वो रिलीवेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता वो रिलीवेंट है अब, क्योंकि अब नीति आयोग के आने के बाद क्या रिलीवेंसी रही उनकी, कोई रिलीवेंस नहीं है। तो हमें सिर्फ ओनली ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी, अब है नहीं। याद रखना, ये क्या, प्लानिंग कमीशन एक बॉडी थी, अब है नहीं, नीति आयोग है, अब नीति आयोग है। तो उसकी बॉडी के काम को भी ठीक है थोड़ा बहुत जान लीजिए, बट इतना डिटेल में जानने की अब जरूरत नहीं है उसकी। अब देखो प्लानिंग कमीशन क्या था कि ये बॉडी थी जिसको हेड करता था, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। क्या था, चेयरमैन कौन था इसका, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन थे। और डिप्टी चेयरमैन भी होता था इसमें, जो कि डिप्टी चेयरमैन, क्या होता था, डिप्टी चेयरमैन, जो कि कोऑर्डिनेट करता था। उसका काम क्या था कि कोऑर्डिनेट ऑल वर्क्स ऑफ प्लानिंग के सारे वर्क को कोऑर्डिनेट करना, दैट इज अ मेन वर्क ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। और इसका चेयरमैन कौन था, प्रधानमंत्री चेयरमैन थे। और पहले चेयरमैन कौन बने, जवाहरलाल नेहरू जी बने पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के। और प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि 5 ईयर प्लान बनाना। समझे मेरी बात को। ये मार्च 1950 में सेटअप करी गई बाय एग्जीक्यूटिव के द्वारा रेजोल्यूशन पास करा गया, जो कि ये दर्शाता है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका काम क्या था, 5 ईयर प्लान को सेटअप करना, कोऑर्डिनेट करना विथ अचीविंग द टारगेट दैट वाज सेटअप इन प्लान। क्लियर। तो चलते बनाएंगे, और 12 प्लान तक निकाल चुके हैं। क्लियर। अब क्या है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखो प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गई, पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी भी है। ये सेटअप करी गई 1952 में, और इसको भी सेटअप करा गया बाय रिजोल्यूशन। और इसका काम था कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट इन प्लानिंग प्रोसेस। क्या था, जब 5 ईयर प्लान बन जाता था तो ये सब लास्ट में एनडीसी के पास जाता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। और एनडीसी डिसाइड करती थी कि ये प्लान को अप्रूव करा जाएगा कि नहीं। अब इसके हेड मेंबर कौन कौन थे, तो इसको हेड करता था पीएम, प्रधानमंत्री हेड करते थे। देन आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल सीएम ऑफ स्टेट्स, सारे सीएम स्टेट के। इसके साथ सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरीज कौन सी, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी। और दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी। एंड इसी के साथ सारे ऑल यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। और ये डिस्कस करते थे ऑन द इशू ऑफ प्लानिंग। समझ गए मेरी बात को। तो एनडीसी का कोई काम ही नहीं बचा। जब प्लानिंग कमीशन ही खत्म हो गई तो एनडीसी का काम क्या बचा। बट ये बॉडी अभी एग्जिस्टेंस में है। क्या है, ये बॉडी अभी एग्जिस्टेंस में है, इसको खत्म नहीं किया है। तो समझ गए, प्लानिंग कमीशन समझ गए, एनडी समझ गए। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विथ प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन को खत्म क्यों किया गया, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का कारण क्या है, ये तो बताइए सर कि प्लानिंग कमीशन को क्यों खत्म कर दिया गया। तो आप समझिए, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। कब सेटअप हुई, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई। अब 1950 में सेटअप करी बॉडी, उसको 2015 तक आप खींच रहे हो, उसको 2015 तक उसको धक्का दे रहे हो, तो ये गलत है। अब समय चेंज हो चुका है,
अब इकोनॉमी चेंज हो गई है देश की, तो देखो क्या है, लैक ऑफ प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग। लैक ऑफ प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग क्या था? प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या था कि लंबे समय, लॉन्ग टर्म तक के प्लान बनाना, लॉन्ग टर्म प्लान बनाना और उसको डिवाइड कर देना शॉर्ट प्लान में टू अचीव दी टारगेट। अगर इसमें क्या था प्लानिंग कमीशन में, ये लॉन्ग टर्म प्लान तो बना रहा था, 5 ईयर प्लान, पर उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड नहीं कर रहा था। क्या नहीं कर रहा था? प्लानिंग कमीशन क्या नहीं हो रहे थे? प्लानिंग कमीशन का मेन मोटिव था कि ये लॉन्ग टर्म प्लान तो बना रहा था, लैक ऑफ प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग, बस उसको शॉर्ट टर्म प्लान में डिवाइड नहीं कर रहा था टू अचीव द टारगेट। तो लैक ऑफ प्रिस्पेक्टिव प्लानिंग, क्लियर। देन आफ्टर फेलर इन प्रमोटिंग बैलेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो क्या है कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया में 3 सेक्टर है। कौन कौन से? अगर ये जानना है तो मेरे पहले वाले लेक्चर में जाइए, यहां पर मैंने पांचों सेक्टर बताए हैं, पर मेन मैं अभी 3 बता रहा हूं। जैसे प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर। पहला, दूसरा और तीसरा, क्लियर। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब बैलेंस ग्रोथ क्या होता है? जब कोई भी कंट्री तीनों सेक्टर पर बराबर फोकस करती है, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस ग्रोथ। क्या है कि जब हर सेक्टर से बराबर ग्रोथ हो हर सेक्टर की, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस ग्रोथ और बैलेंस फोकसिंग। इंडिया में क्या हो रहा था कि सर्विस सेक्टर ज्यादा जा रहा था, प्राइमरी सेक्टर नीचे जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कोई फोकस नहीं था, तो बैलेंस ग्रोथ नहीं हो रही थी इंडिया में। क्या नहीं हो रहा था? बैलेंस ग्रोथ नहीं हो रही थी। बैलेंस ग्रोथ को अचीव करने के लिए इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को खत्म किया। समझ में आ गया मेरी बात को? देन आफ्टर हाईली सेंट्रलाइज नेचर ऑफ प्लानिंग। हाईली सेंट्रलाइज नेचर ऑफ प्लानिंग, मैंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि हायर ऑथोरिटी डिसीजन ले, सेंटर गवर्नमेंट ही डिसीजन ले, बट लोअर लेवल की जो स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायती राज है, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना हो। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन था ही नहीं। प्लानिंग कमीशन पूरे डिसीजन खुद ही लेता था। प्लानिंग कमीशन पूरे डिसीजन खुद ही लेता था और स्टेट का और जो लोकल बॉडी है उसका पार्टिसिपेशन बड़ा ही कम था। वो सिर्फ ओनली एनडीसी में पार्टिसिपेट करती थी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन लाने के लिए प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया, क्लियर। जिसको आज हम बोल रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग में समझाऊंगा, आगे आएगा नीति आयोग। नीति आयोग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट समझाऊंगा। देन आफ्टर एक्सेसिव एम्फेसाइज ऑन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ज्यादा फोकस करा जा रहा था। जैसे मैंने मालूम बताया था कि 1991 में हमारे इंडिया में एलपीजी आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये से क्या हुआ? एलपीजी आने से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। अब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा तो हमें क्यों फोकस कर रहे हैं पीएसयू के ऊपर ज्यादा? हमें प्राइवेट लोग कर रहे हैं ना काम, तो हमें दोनों फोकस करना है, तो इसका ज्यादा फोकस पीएसयू पर था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर। तो वो रिमूव करने के लिए ये नेक्स्ट है, क्लियर। देन आफ्टर एग्रीकल्चर ओवरशैडो बाय इंडस्ट्री, क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर मैंने अभी बताया कि अभी राइट नाउ देखा जाए ना तो मोर देन 45% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की ग्रोथ, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रिड्यूस होते गई और प्लानिंग कमीशन ज्यादा फोकस इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा था। किस पर? इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस कर रहा था। तो वो क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रिड्यूस होते जा रहा था। क्या होते जा रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रिड्यूस होते जा रहा था। और अगर एग्रीकल्चर का सेक्टर का ग्रोथ अगर रिड्यूस होते जाएगा तो डेफिनेटली उसकी पर कैपिटा इनकम जो लोगों की है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो बराबर बैलेंस ग्रोथ करने के लिए प्लानिंग कमीशन को उठाया, क्लियर। देन आफ्टर पॉलिटाइजेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। देखो राजनीति जिसको अपन बोलते हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स, क्या प्लानिंग प्रोसेस में पॉलिटिक्स का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो,
इसलिए नीति आयोग आया। समझ रहे हो मेरी बात को? नीति आयोग के कई सारे आने के कारण मैंने बताया आपको कि प्लानिंग कमीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। समझ में आया? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग वॉज सेटअप इन जनवरी 2015। जनवरी 2015 नीति आयोग सेटअप करी गई और इसने रिप्लेस किसको किया? रिप्लेस किया इसने प्लानिंग कमीशन को। किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। अब नीति आयोग बना क्यों? नीति आयोग को बनाया क्यों गया? दैट इज अ मेन डिस्कशन पॉइंट। तो सबसे पहला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि स्टेट का बराबर इक्वलाइज पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन प्लानिंग प्रोसेस और इवन वी कैन से इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। समझ में आ रहा है मेरी बात को? प्लानिंग प्रोसेस पर फोकस करना और इकोनॉमिक ग्रोथ पर बराबर फोकस करना, दैट इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। स्टेट गवर्नमेंट का बराबर दर्जा देना कि स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इन प्लानिंग प्रोसेस एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बिकॉज स्टेट भी मेजर रोल प्ले करती है। जैसे आप जानते हो कि इसकी नीति आयोग की एक काउंसिल है जिसको बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। क्या कहते हैं? गवर्निंग काउंसिल। और गवर्निंग काउंसिल में सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं हाउ टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बिकॉज स्टेट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री। समझ में आया? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। चलते हैं अपन नेक्स्ट। नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। नॉलेज हब बनाना। इंडिया को आप जानते हो, इंडिया में डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, यंग पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी और एजुकेटेड स्किल्ड फोर्स भी कई सारी मिलेगी। इंडिया के अंदर स्किल्ड फोर्स भी कई सारी है और इस स्किल्ड फोर्स को और एफिशिएंट बनाने के लिए एक नॉलेज हब भी बनाना है। नॉलेज हब क्यों बनाना है? क्योंकि नीति आयोग का दूसरा टारगेट क्या है कि इंडिया को एक नॉलेज हब बनाना है, एज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। क्लियर? स्किल्ड फोर्स को बढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट है रिसोर्स रिपोजिटरी ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस समझाया कि लोगों पर वेलफेयर पहुंच सके, लोगों पर बराबर वेलफेयर पहुंच सके। दैट इज अ थर्ड मोटिव ऑफ द नीति आयोग। देन आफ्टर थिंक टैंक, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल वर्सटाइल लोगों से डिस्कस करना ऑन द इशू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देन आफ्टर डेमोग्राफिक शिफ्ट। जैसे आप जानते हो कि इंडिया की दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और इंडिया के जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो गई है और स्किल्ड वर्कफोर्स भी हो गई है। तो इसका सही से यूटिलाइजेशन करना, दैट इज ऑल्सो अ मेन पॉइंट ऑफ द नीति आयोग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग। समझ गए? इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ, शिफ्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद एलपीजी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको अचीव करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन का अचीव कर सके अपन, कंट्री कनेक्ट हो गई है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ऑल कंट्री आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। और ये ट्रेड हो रहा है कंट्रियों में। आप मालूम है ओपन डोर पॉलिसी है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आ सकती है हमारे देश में, इन्वेस्ट कर सकती है और उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के जो भी हैं। क्लियर? देन आफ्टर रोल ऑफ स्टेट को भी रोल देना, स्टेट भी पार्टिसिपेट कर सके। और टेक्नोलॉजी पैराडिज्म, टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट होना, दैट इज ऑल्सो अ मेन मोटिव ऑफ नीति आयोग। क्लियर? तो ये पॉइंट मेंशन करके आया ना, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसमें क्या प्रॉब्लम थी और जो नीति आयोग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के कारण भी बताया मैंने आपको, और नीति आयोग कब आया और नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिए। क्लियर? देन आफ्टर फंक्शन ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग के फंक्शन क्या है ये और समझ लेते हैं। लास्ट स्लाइड है। क्लियर?
नीति आयोग के फंक्शन क्या है? कोऑपरेटिव एंड कंपटीशन फेडरलिज्म, ये बता चुका हूं पहले ही कि स्टेट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट, शेयर नेशनल एजेंडा, वी कैन से स्टेट से भी नेशनल एजेंडा शेयर करा जाए। स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, सेंटर का दोस्त होना चाहिए स्टेट का, कि सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी नहीं होना चाहिए किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऑल डिसीजन वुड नॉट बी टेकन बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट नीडेड, क्लियर। देन आफ्टर डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, वही चीज है। नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जितने भी है इंडिया के वो डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अचीव द इकोनॉमिक ग्रोथ। देन आफ्टर नॉलेज इनोवेशन, बता चुका हूं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल, वी कैन से शिकायत का रिजोल्यूशन हो लोगों का। देन आफ्टर कोऑर्डिनेट इंटरफेस विद द वर्ल्ड, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन बताया मैंने अभी, ग्लोबलाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, ग्लोबलाइजेशन, क्लियर। ग्लोबलाइजेशन दैट इज ऑल्सो अ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ नीति आयोग। इंटरनल कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेंसी हो आपस में इंटरनल लोगों में, क्लियर। बाहर से ज्यादा कंसल्ट नहीं करना, इंडिया के लोगों से ही एक्सपर्ट बहुत है, क्लियर। कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लियर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। हालांकि ये लेक्चर बहुत बड़ा है, बट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, और इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन से प्लान आए, प्लानिंग कमीशन में क्या ऑब्जेक्टिव है, और इसके साथ प्लानिंग कमीशन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, नीति आयोग क्यों आया, नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके वर्क क्या है। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। इसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराई जा रही है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करें। आप तीनों लेक्चर देख सकते हैं, ये 4th लेक्चर है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसका नाम होगा 5th लेक्चर, क्लियर। तब तक के लिए जय हिंद।